एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि थर्सडे और फ्राइडे हमारा मेडवल हिस्ट्री से होता है, पर मैंने मेडवल हिस्ट्री का जैसे थर्सडे को वीडियो अपलोड नहीं किया था, और अभी आज मैं फ्राइडे को जो कर रही हूँ उसमें 20 क्वेश्चन है। और इसमें आप देखेंगे कि ये आपका जैसे कि ना कि सल्तनत काल या सूफिज़्म या विजयनगर प्रांतीय साम्राज्य या मुगल, ऐसा कोई मतलब किसी एक से टॉपिक से नहीं है। इसमें आपके सभी क्वेश्चन जो है मिक्स हैं। कुछ आपके सल्तनत काल से होंगे, कुछ विजयनगर से होंगे और कुछ मुगल काल से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे। आपके सामने क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश, यहाँ पे पूछ रहा है गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे। दीवाने खास से, शाह बुर्ज से, फिरोज तख्त से। तो इसका सही उत्तर है शाह बुर्ज से। यहाँ से जो गोपनीय आदेश होते थे यहाँ से आपके जारी होते थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मासिर ए आलमगीरी का लेखक कौन था। मासिर ए आलमगीरी का लेखक कौन था। आपके सामने ऑप्शन है अफीक, साकी मुस्तैद खां, बदायूनी। तो इसका सही उत्तर है आपका साकी मुस्तैद खां। साकी मुस्तैद खां जो कि आपका मासिर आलमगीरी का लेखक था। पर यहाँ पे जैसे बदायूनी देखें तो मुग़ल काल से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसने आपका देखा जाए तो जो अनुवाद था उसमें आपका रामायण का है या सिंहासन बत्तीसी का है, और भी चीज़ों का अनुवाद से भी संबंधित था। और उसकी खुद की पुस्तक थी मुंतखब उल तवारीख। क्या थी? मुंतखब उल तवारीख। और जिसमें उसको क्या कहते हैं कि उसने अकबर के जो नीतियों का था बहुत विरोध किया था, और वो अकबर का आलोचक था। इसीलिए इस बुक को कहते हैं कि उस अकबर के शासनकाल में नहीं जारी की गई थी, जब उसकी मृत्यु के बाद इसे जहांगीर के काल में प्रकाशित की गई थी। और बदायूनी को देखा जाए तो नाम क्यों पड़ा बदायूनी, क्योंकि वो बदायूं में रहता था। उसको जो है वहीं पे अकबर ने 1000 बीघा ज़मीन मदरसे मास के रूप में दी थी। तो इस तरह से क्या कहते हैं, ये इसको देखा जाए तो अब्दुल कादिर बदानी ने शेख मुबारक से ही शिक्षा ग्रहण की थी, जो कि अब्दुल फजल के साथ में इसे भी शिक्षा दी जाती थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, नल दमयंती की कहानी का फारसी अनुवाद किसने किया। यहाँ आपसे पूछ रहा कि नल दमयंती का फारसी अनुवाद किसने किया। आपके सामने ऑप्शन है अबुल फजल, फैज़ी, बदायूनी। तो यहाँ पे देखें तो नल दमयंती की कहानी का फारसी अनुवाद जो किया था वह था आपका फैज़ी। और इसमें देखा जाए तो जब अनुवाद विभाग था उससे कई बुक का कई लोगों ने किया है, जिसमें से कुछ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे आपका पूछ ले कालिया दमन का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो आपका अबुल फजल हो जाएगा। और इसका जैसे पूछ लिया लीलावती, नल दमयंती, योग वशिष्ठ, तो आपका फैजी हो जाएगा। और बदायूनी जैसे अभी पहले ही बताया कि रामायण था, सिंहासन बत्तीसी था, इन सब का किया था। और अथर्ववेद का जो है, अगर आपसे आ जाता है कि किसने किया था, तो अथर्ववेद का अनुवाद बदायूनी ने प्रारंभ किया था, लेकिन हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने इसे पूर्ण किया था। तो अब हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 में 3 ऑप्शन थे, और जैसा फारसी अनुवाद से संबंधित क्वेश्चन था तो हमने देखा कि 3 लोग अबुल फजल से भी देखा, फैजी से और बदायूनी से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हसन निज़ामी एवं फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को किसने आश्रय प्रदान किया था। हसन निज़ामी एवं फ़ख्र होता है, टाइपिंग में नहीं आ रहा, फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को किसने आश्रय प्रदान किया था। आपके सामने ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन साम ने। तो इसका सही उत्तर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये जो आपका था हसन निज़ामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को, ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने आश्रय प्रदान किया था। और
मिनहाज जो सिराज का आ जाए और ताजुद्दीन करके आ जाए तो उसको आश्रय प्रदान करने के पूछ लें तो उसको आपके इल्तुतमिश ने आश्रय प्रदान किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किस भारतीय शासक की शासन प्रणाली में महतरफा और जाकत नामक सीमा शुल्क लगाया गया था। मेरी थोड़ी सी तबीयत की वजह से आवाज़ भारी लग रही है तो आप लोग बोल तो अच्छे से हैं, समझ में आ रहा होगा। तो किस भारतीय शासक की शासन प्रणाली में महतरफा और जाकत नामक सीमा शुल्क लगाया गया था। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है मराठों के, जाटों के या मुगलों के। तो इसका सही उत्तर है आपका मराठों की। मराठों की शासन प्रणाली में महतरफा और जाकत नामक सीमा शुल्क लगाया गया था। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है आपका मराठों का। और जैसा कि बताया कि तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से कल का वीडियो नहीं अपलोड हुआ था, आपका ट्यूसडे का नहीं हो पाया था। तो फिर ट्यूसडे को ना होके एंसेंट से मैंने वेडनेसडे को किया, फिर ऐसे थर्सडे को नहीं हो पाया। आज फ्राइडे को हम इस 20 क्वेश्चन को अपलोड कर रहे हैं और अब कोशिश करेंगे कि किसी दिन भी मिस ना हो। एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं तो आप लोग रिवीजन करते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में आप लोग इसको शेयर करिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपका स्टडी ग्रुप है या आपका व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी से जुड़ा, उन सबको भी शेयर करिए और लोगों को जोड़िए। और वीडियो जितने भी हैं आप पहले के वीडियो हैं उन सबको देखिए, क्वेश्चन सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि कौन सा मकबरा मुगल काल का दोहरी गुंबद वाला पहला उदाहरण है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मकबरा मुगल काल का दोहरी गुंबद वाला पहला उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा, इत्मादुल्ला का मकबरा या बाबर का मकबरा। तो इसका सही उत्तर है आपका हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जिसे गियास बेग की देखरेख में उनकी पत्नी हाजी बेग ने बनवाया था और ये मुगल काल का दोहरी गुंबद का पहला उदाहरण है। साथ में ही अगर आपसे पूछ लेता है कि किस इमारत को या किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है तो हुमायूं के मकबरे को। और यहाँ पे आप देखेंगे इत्मादुल्ला का मकबरा तो या जो है नूरजहां ने बनवाया था, उनके पिता से संबंधित था और पूर्ण रूप से जो संगमरमर का बना हुआ है तो यह है। और बाबर का मकबरा देखें तो बाबर का मकबरा जैसे कि बाबर की मृत्यु तो आगरा में हुई थी, उसको आगरा में दफनाया गया था। बाद में उसकी पत्नी ने उसकी अस्थियों को निकाल कर ले जाके लाहौर में, काबुल में उसका, जो कि अकबर का, जो कि बाबर की खुद इच्छा थी कि उसका मकबरा काबुल में बनवाया जाए, तो वहाँ पे उसको दफनाया बाद में। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि शेर शाह सूरी कहाँ उपज का केवल 1/4 भूमि कर के रूप में लेता था। यहाँ पे पूछा है कि शेर शाह सूरी उपज का केवल 1/4 भूमि कर के रूप में लेता था कहाँ से। जैसे 3 नाम दिए हैं, लाहौर, मुल्तान, सासाराम। तो इसका सही उत्तर है आपका मुल्तान। जैसे उसने भूमि को 3 भागों में विभाजित किया था और सबके लिए अलग अलग था, किंतु जो मुल्तान था वहाँ से वहाँ भूमि कर जो होता था उपज का एक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इब्ने बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक किस दिन न्याय प्रदान करता था। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए कि यहाँ पे पूछ क्या है कि इब्ने बतूता के अनुसार, हो सकता है कि किसी अन्य इतिहासकार में कुछ और दिया हो, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इब्ने बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक किस दिन न्याय प्रदान करता है। आपके सामने ऑप्शन है सोमवार या मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार, सोमवार एवं बृहस्पतिवार। तो इसका सही उत्तर है आपका सोमवार एवं बृहस्पतिवार। सी ऑप्शन सही है। ये इब्ने बतूता के अनुसार है कि मोहम्मद बिन तुगलक 2 दिन सोमवार और बृहस्पतिवार को न्याय प्रदान करता था। सॉरी, जैसे कि मैंने बताया मेरी तबीयत की वजह से थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, तो मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूंगी जहाँ पे कुछ बोलने में दिक्कत होगी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में किसने कहा कि औरंगजेब ने अगर दक्षिण भारत पर आक्रमण न किया होता तो एक मराठा राष्ट्र की स्थापना न होती। आपके सामने ऑप्शन है आर.पी. त्रिपाठी,
एम.जी. रनाडे या डॉक्टर कानूनगो। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका एम.जी. रनाडे। यह कथन जो है एम.जी. रनाडे का है कि अगर औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर आक्रमण न किया होता तो एक मराठा राष्ट्र की स्थापना न होती। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, अलाउद्दीन खिलजी का हिंदू टकसाल अधिकारी कौन था जिसने द्रव्य परीक्षा नामक पुस्तक लिखी थी। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का हिंदू टकसाल अधिकारी कौन था जिसने द्रव्य परीक्षा नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदू टकसाल अधिकारी पूछा है तो ये क्वेश्चन देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि ठाकुर फेरू ही हो सकता है, क्योंकि आप अबू याकूब हो या मौलाना यजीदी हो तो नाम से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि हिंदू टकसाल अधिकारी। तो ये आपका सही उत्तर है ठाकुर फेरू, जिसने द्रव्य परीक्षा नामक पुस्तक लिखी थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में संस्कृत में खेटुकोतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। संस्कृत में खेटुकोतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। अब आपके सामने ऑप्शन है बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना, अबू तालीम। तो इसका सही उत्तर है आपका अब्दुल रहीम खान खाना। और बदायूनी से जैसे अभी हमने देखा था, उसकी बुक देखा और भी चीज़ें या जो अनुवाद से संबंधित था। और अबू तालीम से हम आगे देखेंगे क्वेश्चन होगा, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका जो सही उत्तर है कि संस्कृत में खेटुकोतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना तो आपका अब्दुल रहीम खान खाना ने की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चंगेज खान का जीवनीकार कौन था। यसुगई बहादुर, जुबैनी, अबू तालीम। तो इसका सही उत्तर है आपका जुबैनी। जुबैनी ये चंगेज खान का जीवनीकार था। अब यहाँ पे आप यसुगई देखेंगे, यसुगई बहादुर, तो वह चंगेज खान के पिता थे। अब यहाँ पे अबू तालीम, तो यह अबू तालीम या तालीब लिखा रहेगा, तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में संबंधित है। और इन्होंने क्या है कि जो तैमूर की आत्मकथा थी उस मलफूजात ए तैमूरी, उसका उन्होंने तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। तो जैसे अभी हमने कहा था क्वेश्चन में कि अबू तालीम से संबंधित हम आगे देखेंगे। तो अबू तालीम किसके शासनकाल से संबंधित थे, शाहजहाँ के शासनकाल के समय थे। और उन्होंने तैमूर की जीवनी जो थी उसका तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। और जुबैनी चंगेज खान का जीवनीकार था। यसुगई बहादुर चंगेज खान का पिता थे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि दलाइल फिरोज शाही किसका फारसी अनुवाद है। दलाइल फिरोज शाही किसका फारसी अनुवाद है। तो दलाइल फिरोज शाही किसका फारसी है, यहाँ पे ऑप्शन में है दर्शन एवं नक्षत्र विज्ञान, आयुर्वेद एवं संगीत। तो इसका सही उत्तर है आपका यह दर्शन एवं नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। और अजुद्दीन किरमानी और खालिद खानी, उनको खालिद खानी भी बोला जाता था और अजुद्दीन किरमानी उनका नाम था। तो उन्होंने ही क्या है ये दर्शन और जो नक्षत्र विज्ञान वगैरह से संबंधित ग्रंथ थे संस्कृत में, उससे ही उन्होंने अनुवाद करके दलाइल फिरोज शाही की रचना की थी। और यह जो है दर्शन नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था और उसी का ये फारसी अनुवाद था दलाइल फिरोज शाही। और जैसे संगीत, तो संगीत भी से संबंधित भी पुस्तक है। संगीत की पुस्तक जो कि आप अगर पूछ लेता है कि फारसी में जो अनुवादित तो पहली संगीत पुस्तक तो आपका क्या कहते हैं राग दर्पण, जो कि संगीत से संबंधित, वो भी आपके फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही लिखी गई थी, जो कि आपका संस्कृत से फारसी अनुवाद था। संस्कृत के जो संगीत की पुस्तकें थी उसका अनुवाद करके राग दर्पण के नाम से की गई थी। तो हमने देखा कि आयुर्वेद है चाहे दर्शन शास्त्र है, जैसे कि तो इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह। और फिरोज शाह के शासनकाल में जैसे आपका सार्वजनिक विभाग की स्थापना की गई थी। उसने खुद की अपनी आत्मकथा लिखी थी फुतुहाते फिरोज शाही। तो इस तरह से उसके समय में संगीत का हो चाहे आयुर्वेद चाहे दर्शन शास्त्र सबका अनुवाद किया गया था। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 14 में है कि तो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में खगोलीय उपकरणों पर आधारित पुस्तक यंत्रराज किसने लिखी थी। तो आपके सामने ऑप्शन है, जैसा कि मैंने बताया कि गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ अगर क्लियर नहीं होगी हम फिर से रिपीट कर देंगे क्वेश्चन को, आप लोग परेशान मत होइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में खगोलीय उपकरणों पर आधारित पुस्तक यंत्रराज किसने लिखे थे। आपके सामने ऑप्शन है महेंद्र सूरी, पद्मनाभ या मौलाना यजीदी। तो इसका सही उत्तर है महेंद्र सूरी। और यहाँ पद्मनाभ है तो इन्होंने एक यंत्र था ध्रुवंतकरण करके उसका आविष्कार किया था। और महेंद्र सूरी इन्होंने है जो खगोलीय उपकरणों पर आधारित पुस्तक यंत्रराज थी उसकी रचना की थी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है महेश ठाकुर एवं उनके शिष्य रघुनंदन दास किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे। महेश ठाकुर एवं उसके शिष्य रघुनंदन दास किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे। बनारस विश्वविद्यालय, नदिया विश्वविद्यालय या मिथिला विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है आपका मिथिला विश्वविद्यालय। ये आपका सल्तनत काल में या देखा जाए तो मध्यकाल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे, जहाँ पे आपका काफ़ी कुछ चीज़ों से संबंधित थे। और ये आपका बनारस है या नदिया है, सभी के सभी जो है सल्तनत काल से आपके मध्यकाल के महत्वपूर्ण क्या कहते हैं विश्वविद्यालय थे। और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता। अभी मिथिला से संबंधित क्वेश्चन 2019 में ही पूछा था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो हुसैन शाह सरकी, जैनुल अबादीन या खालिद खानी। तो इसका सही उत्तर है आपका हुसैन शाह सरकी, जो कि आपका जौनपुर के सरकी वंश का शासक था। और यह देखा जाए तो सरकी वंश का अंतिम शासक था और ख्याल गायकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो इसने ही उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन का आयोजन कराया था। अब हम देखेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है अलाउद्दीन के समय में भारतीय और ईरानी स्त्री संगीतज्ञों की प्रधान कौन थी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अलाउद्दीन के समय भारतीय और ईरानी स्त्री संगीतज्ञों की प्रधान कौन थी। तुर्मती खातून, मेहर अफरोज, नुसरत खातून। तो इसका सही उत्तर है क्या तुर्मती खातून। ये जो थी भारतीय और ईरानी संगीत की जो महिलाओं का संगीतज्ञ का ग्रुप था, उनकी ये प्रधान थी, मुख्य थी। और तो यहाँ पे आप मेहर अफरोज देखेंगे या नुसरत खातून देखेंगे या आपके पास शाह चुंगी आ जाता है करके। तो ये सभी क्या थी उसी समय से संबंधित थी, पर ये जलालुद्दीन खिलजी के सब शासन काल में उनके राज्य दरबार से संबंधित संगीतज्ञ स्त्रियां थीं। और ये जैसा पूछा है कि अलाउद्दीन के समय भारतीय और ईरानी संगीतज्ञों की स्त्री संगीतज्ञों की प्रधान कौन थी, तो तुर्मती खातून। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अलसानी पेड्डुन्ना ने मनु चरित में समाज में विद्यमान 4 जातियों में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अलसानी पेड्डुन्ना ने मनु चरित में समाज में विद्यमान 4 जातियों में मोती किरतलु किस जाति के लिए उपयोग किया है। जैसा कि क्वेश्चन में है कि अलसानी पेड्डुन्ना ने मनुचरित की रचना की थी, उसमें उसने समाज में स्थित 4 जातियों जो कि 4 वर्ण थे उसके हिसाब से, तो उसने उनके लिए जो आपका तेलुगु या आपके विजयनगर राज्य में बोले जाते थे उसके अनुसार से मोती किरतलु किस जाति के लिए उसने उपयोग किया है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय। तो इसका सही उत्तर है आपका वैश्य के लिए। अब हम देखेंगे कि जैसे अलसानी पेड्डुन्ना ने मनुचरित में समाज में
जो विद्वान 4 जातियाँ 4 वर्णों की बात की है। तो विप्रलु यह ब्राह्मण के लिए था, और आपका राजुलु, तो राजुलु क्षत्रिय के लिए था। मोती कीर्तलु आपका वैश्य के लिए था, और नल वज तिवरु यह शूद्र के लिए कहा जाता था। तो आपसे ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जैसे विप्रलु किसके लिए यूज होता था, ऐसे ही दे दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लिए। तो विप्रलु था ब्राह्मण, राजुलु था क्षत्रिय, और मोती कीर्तलु था वैश्य, और शूद्र था जो नल वज तिवरु यह जो था आपका शूद्र के लिए। तो अल्सानी पेडना ने मोती कीर्तलु किसके लिए यूज किया है, वैश्य के लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, किस बहमनी शासक ने विजयनगर से दाभोल एवं गोवा को जीत लिया था? किस बहमनी शासक ने विजयनगर से दाभोल एवं गोवा को जीत लिया था? अब आपके सामने ऑप्शन है महमूद गवा ने, अहमद शाह ने, ताजुद्दीन, फिरोज शाह ने। अब यहाँ आप देखेंगे तीन के तीनों ही आपके जो ऑप्शन में हैं कि बहमनी शासक ने विजयनगर से, तो महमूद गवा है या अहमद शाह है, ताजुद्दीन, फिरोज शाह, सभी के सभी आपके क्या हैं, वो आपके बहमनी शासक हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर इसका है महमूद गवा ने। महमूद गवा ने क्या है कि विजयनगर से दाभोल गोवा को जीत लिया था। वह देखा जाए तो विजयनगर ये बहमनी शासकों में काफ़ी योग्य शासक प्रबंधक था। उसने प्रांतों की संख्या 4 से बढ़ा के 8 कर दी। तो आपसे एक किसी बार ऐसे एग्ज़ाम में बना था कि किस शासक ने प्रांतों की संख्या 4 से बढ़ा के 8 कर दी थी। और ये आपके तेलंगाना को राजमुंद्री एवं वारंगल, बराल को गौविल और माहर, गुलबर्गा को बीजा और गुलबर्गम तथा दौलताबाद और जुन्नार प्रांतों में विभाजन कर दिया। जैसे कि उसने 4 राज्यों को 4 प्रांतों को 8 बढ़ाकर 8 कर दिया। तो उसने किस तरह से किया, तेलंगाना को जो था उसने राजमुंद्री और वारंगल में, बरार को गाबिलो एवं माहूर में, गुलबर्गा को बीजा और गुलबर्गा तथा दौलताबाद को दौलताबाद एवं जुन्नार प्रांतों में विभाजित कर दिया था। और संपूर्ण राज्य में भूमि का सर्वेक्षण कराया। इस हेतु उसने तगा नामक स्किल का विकास किया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें महमूद गवा से एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। और एक क्वेश्चन था कि किसके अनुसार महमूद गवा की मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य की पूरी बुद्धिमत्ता एवं सयानापन समाप्त हो गया। तो जैसे आपका मराठों से संबंधित इस तरह का क्वेश्चन पूछता है नाना फडणवीस के लेके, या आपको बहमनी शासकों में, तो मीडोस टेलर जो हैं एक इतिहासकार, उनके अनुसार उन्हीं का एक कथन था कि महमूद गवा की मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य की पूरी बुद्धिमत्ता एवं सयानापन समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, भट्टावतार ने फिरदौसी के शाहनामा की जैन विलास के शैली पे ही जैन विलास नामक अपने राज्य का इतिहास लिखा। तो भट्टावतार ने फिरदौसी के शाहनामा की अनुकरण या शैली पे ही जैन विलास नामक अपने राज्य का इतिहास लिखा। यह किस राज्य से थे? कश्मीर, बंगाल, जौनपुर। तो इसका सही उत्तर है आपका कश्मीर। ये जो थे कश्मीर से थे और जैन उल अबादीन के शासनकाल से संबंधित थे। जैसा कि जैन उल अबादीन को मध्यकाल का अकबर भी कहा जाता है। और उसको देखा जाए तो उसने सती प्रथा जो था वहाँ पे, उसके पहले के पूर्व शासकों ने बंद कर दिया था। उसको उसने हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए जारी रखा, या आपका कह दें कि गौ हत्या बंद करवाई, जजिया कर समाप्त किया। तो ये सारी चीज़ें आपका कश्मीर के शासक जैन उल अबादीन से संबंधित है। और उसी के शासनकाल में भट्टावतार ने फिरदौसी की शाहनामा की शैली पे ही जैन विलास नामक कश्मीर का इतिहास लिखा था, और ये कश्मीर के से संबंधित थे। तो ये रहे आज के मोस्ट 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके मध्यकालीन इतिहास से हैं, जो कि किसी एक टॉपिक से नहीं होके आप देखेंगे क्वेश्चन में। तो चाहे आप बहमनी राज्य हो, चाहे विजयनगर हो, चाहे सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, सभी से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपके हैं। और प्रांतीय राज्यों में देखें आप, जौनपुर से भी जो आपका शहर की वंश था उससे संबंधित, तो सभी से कुछ न कुछ क्वेश्चन थे। इसी तरह के हम आगे भी आपके, अभी तो आपका फ्राइडे हो गया, अब कल हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री का टर्न है, तो हम उससे क्वेश्चन देखेंगे। अब इसी तरह से क्या है, मिक्स करके क्वेश्चन लाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।